हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में भी ज़बरदस्त होंगे। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सभी कॉन्सेप्ट के हम लोग समझ चुके थे। उन सभी कॉन्सेप्ट में हम लोग एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक क्षैतिज रेखा जो सोया हुआ रेखा था और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जो खड़ा हुआ रेखा था, वो दो रेखा को खींचे थे। और दो रेखा को खींचने के बाद हम लोग पूर्णांक संख्या अर्थात माइनस में और प्लस में उसमें संख्या को दर्शाए थे। जो प्लस में था उसको धनात्मक संख्या कहे थे और जो माइनस में था उसको ऋणात्मक संख्या कहे थे। यहाँ पर जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा ये दोनों आपस में जहाँ पर मिलती थी उन बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता था। मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन बोलते थे और इसको ओ से हम लोग संकेत करते थे। अब यहाँ पर ओ से ओ एक्स की ओर जाते थे तो वह धनात्मक होता था और ओ से ओ वाई की ओर जाते थे वह ऋणात्मक होता था। उसके बाद हम लोग जब ऊर्ध्वाधर रेखा को और क्षैतिज रेखा ये दोनों रेखाओं को आपस में खींचे थे तो ये चतुर्थांश में बट गया था। और ये चतुर्थांश कितने चतुर्थांश में बटा था? 4 चतुर्थांश। एक चतुर्थांश का नाम था 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3 और चतुर्थांश 4। ये चतुर्थांश में बांटे गए थे। चतुर्थांश में क्या देखे थे कि चतुर्थांश में प्लस और प्लस था। चतुर्थांश 2 में जो था वह पहले माइनस था, उसके बाद में प्लस था। चतुर्थांश 3 में अगर हम देखेंगे तो दोनों में माइनस और माइनस थे। और चतुर्थांश 4 में यदि हम देखते हैं तो एक में प्लस और एक में माइनस था। इस प्रकार से हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग और भी देखे थे कि जो x और h वाले रेखाएं हैं जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं उसको हम लोग भुज के नाम से जानते हैं। जो y h वाले रेखा हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा हैं, उसको हम लोग कोटि के नाम से जानते थे। तो हम लोग उस समय हम लोग जान चुके थे कि निर्देशांक बिंदु को किस प्रकार से दर्शाया जाता था। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो अगला प्रश्नावली में आएगा। अब यहाँ पर हम लोग बताए थे कि कोई भी, या हम लोग जाने थे कि कोई भी वस्तु की स्थिति का जानकारी प्राप्त करना है, कोई भी वस्तु की स्थिति का एग्जैक्ट पता लगाना है कि वह वस्तु कहाँ है, तो हमें उस स्थिति में दो चीजों की आवश्यकता पड़ती थी। और ये दो चीजों की आवश्यकता पड़ती थी तो वही दो चीज जो हम लोग क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा ये दोनों को मिलाकर और हम लोग क्या किए थे तो कोई भी वस्तु की स्थिति का पता लगाए थे। हम लोग कॉन्सेप्ट में बहुत सारे उदाहरण अर्थात 3 भी उदाहरण हम दिए थे। एक सड़क को लेकर, अर्थात एक सड़क में स्थित मार्ग था, उसी सड़क में कई शाखाएं निकले हुए थे और वही मार्ग में, वही सड़क में भी मकान का नंबर दिया गया था। तो इस प्रकार से हम कोई भी मकान की स्थिति को जाने थे। एक पेज का उदाहरण दिए थे। एक पेज में बिंदु का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता था, बिंदु को किस प्रकार से वहां पर एग्जैक्ट स्थिति का पता लगाते थे, इसका उदाहरण दिए थे। आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप लोग बेंच में बैठते हैं तो उस बेंच में जो भी बॉयज एंड गर्ल्स जो भी हैं वो बेंच में अर्थात बॉयज एंड गर्ल्स कहाँ पर बैठे हुए हैं उसका स्थिति का पता किस प्रकार से लगाते थे, वो सभी हम लोग यहाँ पर क्या किए थे तो पिछले क्लास में हम लोग, पिछले पार्ट में हम लोग अध्ययन किए थे। अगर यदि इन सभी चीजों के बारे में आप लोग का अध्ययन नहीं है तो आप जो है वह पार्ट 1 जो है निर्देशांक ज्यामिति का, आप लोग उसको देखिए और अगर अच्छा लगता है तो उसको उसमें कमेंट भी कीजिए ताकि जो है हम और भी तरह तरह के जो है और भी अच्छी तरह के हम लोग क्या करेंगे, हम मेहनत करके और आप लोग के सामने पेश करने का प्रयास भी करेंगे। तो आते हैं 3.1 में अर्थात प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति का है प्रश्नावली 3.1 अर्थात 3.1 में आते हैं। क्या बोलता है कि बोलता है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन में, जो हम लोग टेबल पर क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, तो एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप, क्या हम लोग टेबल लैंप अगर हम लोग अध्ययन करते हैं
अभी तो क्या है कि पहले का अलग था, अब का अलग है कि अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। बहुत सारे के घरों में क्या होता है, लाइट लगा हुआ रहता है, उसमें टेबल में हम लोग लैंप नहीं लगते रखते। लेकिन जो प्राचीन काल में जो हम लोग जिस समय पढ़ाई किया करते थे, तो उस समय जो है टेबल पर लैंप रखते थे और लैंप रख कर उसमें पढ़ाई किया करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, आपसे पूछा जा रहा है, आप किस तरह से बताएंगे। तो हम किस प्रकार से बताएंगे, सबसे पहले तो हम मान लेकर हम बताएंगे, विदाउट मान लेकर हम नहीं बताएंगे। यदि हम मान नहीं लेते हैं तो उस लैंप का स्थिति सही पता नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले हम एक टेबल लैंप को छापते हैं, एक हम टेबल लैंप को हम क्या करते हैं, हम छापते हैं। इस प्रकार से मान लिया जाए कि ये जो है इस प्रकार से टेबल लैंप है। अब हम इसका स्थिति का पता लगा रहे हैं, ये मान लेते हैं टेबल का पैर है, ये मान लिया जाए ये क्या है, टेबल का पैर है, ये इस प्रकार से है, ये टेबल का पैर है। अब हम लोग एक लैंप को हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर रखते हैं। इस प्रकार से मान लिया जाए कि इस प्रकार से हम टेबल में लैंप रखें। अब इसका स्थिति का हम पता कैसे लगाएंगे, तो हम टेबल से अर्थात नीचे से हम यहाँ पर कितना मीटर में है या सेंटीमीटर में है, कितना दूरी पर है, तो मान लिया जाए कि ये मेरा जो है वह 2 मीटर पर स्थित है, 2 मीटर ऊंचाई में स्थित है। और अगर हम इधर से मानेंगे तो मान लिया जाए कि ये मेरा जो है 1 मीटर के बगल में स्थित है। तो इस प्रकार से हम टेबल पर रखे लैंपों की एग्जैक्ट स्थिति का पता लगा दिए। तो इसका जो आंसर है इसी प्रकार से बनेगा, इसे आप नोट कीजिए। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं पढ़कर, उसमें फिर हम बताएंगे। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा है इसीलिए थोड़ा सा किताब का सहारा लेना पड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बोला जा रहा है कि सड़क योजना, आप लोग जो है थोड़ा सा बुक देखिएगा कि सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। चलिए ठीक है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ठीक है, ये 2 सड़कें उत्तर से दक्षिण, सबसे पहली बात, एक सड़क जो है उत्तर से दक्षिण और एक सड़क जो है पूरब से पश्चिम। एक सड़क जो है मान लिया जाए ये नॉर्थ है, उत्तर से दक्षिण, ये साउथ है, और ये मान लिया जाए कि ईस्ट है, और ये जो है वेस्ट है। एक सड़क जो है उत्तर से दक्षिण और एक सड़क पूरब से पश्चिम, जो केंद्र पर, नगर के केंद्र में मिलती है। हम केंद्र पर मिलाए हैं। अब यहाँ पर केंद्र पूरब से पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर सभी सड़कें जो है वो 200 मीटर पर है, लेकिन कितना सड़क उस तरह से है 200 मीटर पर, केवल हम इतना जानेंगे कि यहां से यहां तक जो है वह 200 मीटर है, यहां से यहां तक भी नगर जो है वह 200 मीटर है। चलिए ठीक है, 200 मीटर हम लोग देख लिए। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, और इस प्रकार से जो है वह कितना सड़क है, इस प्रकार से 5 सड़कें, 1 सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क, 4 सड़क और एक आ गया 5 सड़क। अब यहाँ पर भी 5 सड़कें, 1 सड़क, 2 सड़क, उसके बाद 3 सड़क, उसके बाद 4 सड़क और उसके बाद 5 सड़क। इस प्रकार से हम 5 सड़क छापते हैं। ये 200 सेंटीमीटर 200 मीटर पर है, तो अगला कितना में हो जाएगा, 200 का अंतराल में है, ये अगला 400 होगा, अगला 600 होगा, अगला 800 होगा और अगला क्या हो जाएगा 1000। इधर भी अगला क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, इधर भी अगला 600 हो जाएगा, इधर भी अगला 800 हो जाएगा और इधर भी अगला क्या हो जाएगा 1000 मीटर पर। ये सभी सड़कें जो है वो 5 सड़कें हैं, इस प्रकार से हम दे दिए। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर पर पैमाने लेकर अपना नोटबुक में एक नगर का मॉडल बनाइए। हम एक नगर का मॉडल क्या किए, तैयार कर दिए। सड़क को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए।
अब एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए कि यहाँ 200 मीटर है, तो 200 मीटर होने के बाद क्या करना है कि यहाँ 200 का ही अंतराल लेना है, एकल 200 का ही अंतराल लेना है। यहाँ पर बोल दिया है कि एकल रेखाएं, यहाँ 200 का ही, यहाँ भी 200 का, यहाँ 200 का, यहाँ 200, यहाँ 200, यहाँ 200, यहाँ 200, यहाँ 200, यहाँ 200 एकल रेखाएं प्राप्त। आपके मॉडल, अब क्या बोला गया है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकते हैं, अनेक चौराहे हो सकते हैं। तो हाँ, एक दूसरे के अनेक चौराहे, क्या ये भी चौराहा है? यहाँ अनेक प्रकार के क्या बन रहे हैं? चौराहे बन रहे हैं। बन रहे हैं क्या? तो हाँ बन रहे हैं। क्या हमारे यहाँ नोटबुक में अनेक प्रकार के यहाँ पर चौराहे बन रहे हैं का? तो बन रहे हैं। ये तो बात सही है कि बन रहे हैं, अनेक प्रकार के चौराहे बन रहे हैं। ठीक है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें एक उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है और एक पूर्व से पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया गया है कि यदि दूसरे सड़क उत्तर दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती है तो एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉसिंग स्ट्रीट 2 और 5 कहेंगे। तो 2 और 5 कहेंगे। इसी परंपरा में यह अज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कितने क्रॉस स्ट्रीट को 4 और 3 माना गया है? तो कितने स्ट्रीट को यहाँ पर क्या बोला गया है? 4 और 3 माना गया है। तो सबसे पहला 4 और 3 सबसे पहला बताया गया है यहाँ पर 4 और 3। तो यहाँ पर जो है वह 4 अगर ले लेते हैं तो ये x अक्ष में जाएगा, ये 4, ये जो है ये मेरा x अक्ष है और ये मेरा y अक्ष है। तो इस प्रकार से यदि निर्देशांक बिंदु इस प्रकार से लिखा रहता है तो सबसे पहले इधर वाला x कहलाएगा और इधर वाला y कहलाता है। या हम लोग यहाँ लिखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वह 4 और 3 के निर्देशांक बिंदु में इसको प्रदर्शित करना है। तो इधर वाला जो रहता है वो सबसे पहले x रहता है और इधर वाला y रहता है। इधर वाला x रहता है, इधर वाला y रहता है। ये मेरा x अक्ष है और ऊपर वाला y अक्ष है। तो सबसे पहले x में हम 4 ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये मेरा 4 हो गया है। अर्थात हम सड़क की बात करें तो 1 सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क, 4 सड़क, ये 4 सड़क हम ले लिए हैं। ठीक है। अब हम 4 सड़क ले लिए हैं और इधर लेना है 3 सड़क। तो ये 4 सड़क में जाते हैं इधर और 1 2 3, ये 3 में जाते हैं और ये 4 है। ये पूरा जो है ये 4 है इस प्रकार से, और हम 3 में जाते हैं 1 2 3, तो यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर दोनों क्या होते हैं? मिल जाते हैं। ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या हो गए? क्योंकि इधर से गए 1 सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क और 4 सड़क। ये 4 सड़क हम ऊपर तक गए और 3 सड़क इधर से जाना है क्योंकि y अक्ष में है 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 को मिलाए हैं। तो ये मेरा जो हो गया निर्देशांक 4 और 3 क्रॉस स्ट्रिंग है। कॉस यहाँ पर 4 और 3, ये जो है ये 4 और 3 के निर्देशांक बिंदु में आता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कितने क्रॉस स्ट्रीट को 3 और 4 माना जाएगा? अब अगला जो है वह 3 और 4 माना जाएगा। तो सबसे पहले 1 2 3, तो ये मेरा 3 हो गया और 4 कितना? 1 2 3 4, ये मेरा 4 हो गया। तो ये जो है वह मेरा 3 और 4 निर्देशांक बिंदु के अंतर्गत आएगा। तो ये हमने मॉडल को क्या किया है? तैयार किया है। तो इसे नोट कीजिए। अब जो हम आते हैं वह अगला 3.2, इसे नोट कीजिए। अब अगला जो है वह 3.2। तो अगर कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो 3.2 जो है वह पूरा कॉन्सेप्ट से, पूरा कॉन्सेप्ट से, और 3.2 जो है वह पूरा कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आ गया है। क्या आ गया है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि निम्न प्रश्नों में प्रत्येक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है कि कार्तीय तल में, पहला है कि कार्तीय तल, जो हम लोग चतुर्थांश बोलते थे, चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3 और चतुर्थांश 4। तो यहाँ पर पहला जो है
वह कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है? क्षैतिज रेखा का और कुछ नाम है क्या? तो हाँ, नाम है। क्षैतिज रेखा का अन्य नाम है और ऊर्ध्वाधर रेखा का अन्य नाम है। तो क्या नाम है? उसी का हमको क्या बताना है? तो नाम बताना है, क्षैतिज रेखा का और ऊर्ध्वाधर रेखा का। तो हम लोग देखते हैं, क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स और एक्स, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम जो है वह क्या है? वाई एक्स। बस यही क्वेश्चन पूछा कि कार्तीय तल पर स्थित जो है वह क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का अन्य नाम कुछ है क्या? तो है। क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स एक्स के नाम से जानते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग वाई एक्स के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या नाम दिया गया है? जो क्षैतिज रेखा है, जैसे इस प्रकार से क्षैतिज, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर और इस प्रकार से क्षैतिज, तो प्रत्येक तल एक है, कल तल 2 है, कल तल 3 है और तल 4 है। तो इसी प्रत्येक का नाम क्या दिया गया है? तो प्रत्येक का जो नाम दिया गया है वह चतुर्थांश दिया गया है। ये क्या दिया गया है? चतुर्थांश का नाम दिया गया है, इसको चतुर्थांश कहते हैं। सी नंबर। आगे जो बोला गया है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों, ये रेखा और ये रेखा आपस में दोनों क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसको कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा में मूल बिंदु। अब हम लोग, ये यहां तक था। अब हम लोग आगे की ओर आते हैं और आगे की ओर 3.14 को देखकर, तो सबसे पहले 3. हम लोग 14 को ड्रॉ करते हैं। इसको नोट कीजिए और देखते हैं 2 नंबर में 3.14। तो सबसे पहले ये क्या कहा गया है? तो एक लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये क्षैतिज रेखा है। हमने इसको, 1 मिनट, ये हम यहां दे देते हैं। अब हम यहां पर जो है 1 से 6 तक, और ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। ये है 1 और ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4, ये है -5 और ये है -6। ये भी है -1, ये है -2, इसको जो है हम इधर से लिखते हैं तो बेटर रहेगा। 1 2 3 4 5 6, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6। इस प्रकार से क्या किया गया है? तो इस प्रकार से दिया गया है। अब इसका नाम जो होता है, ये y और ये yx, ये x और ये xx। अब सबसे पहले क्या कहा गया है? तो सबसे पहले यहाँ 2 से गया है और 2 से जाने के बाद हम जो है इसका काम करते हैं। टू से जाने के बाद ये आया है 6 तक, ये आया है 6 तक, इसका नाम है D। अब यहां से ये इस प्रकार से गया है, 2 से ही गया है और ये कहां तक गया है? तो -5 तक, ये -5 तक, और ये -5 से आया है और ये -3 तक गया है। इसका नाम है B, इसका नाम है H। फिर M से आया है
और ये -3 है, m से और ये -5 तक गया है और इसका नाम है e, और ये गया है c तक अर्थात 5 तक गया है। ये कहाँ तक गया है? ये 5 तक गया है, इसका नाम है c। उसके बाद ये -4 है और -4 ये यहाँ तक पहुँचा है और इसका नाम है g, और कुछ इसका नाम है m, और ये हम इसको 0 दे देते हैं और बाकी बात कुछ नहीं। यहाँ 5 पर जो है वह l है और अब कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है पहला क्वेश्चन? तो b का निर्देशांक, सबसे पहले b का निर्देशांक, तब b का निर्देशांक क्या है? b इसमें कहाँ है? तो b जो है वह है यहाँ है, और b का निर्देशांक सबसे पहले x अक्ष वाला लेते हैं, उसके बाद y। तो b में x अक्ष में कहाँ है? -5 है। हम यहाँ पर क्या करेंगे? -5, और y वाला, y कहाँ है? तो b -5 आया है और y कहाँ गया है? 2 गया है। -5 और 2, b का निर्देशांक क्या हो गया? -5 और 2। c का निर्देशांक, c इसमें कहाँ है? c यहाँ है। सबसे पहले x अक्ष वाला 5 आया, तो यहाँ पर c का निर्देशांक कहाँ है? कितना है? सबसे पहले 5 और उसके बाद जो है वह -5 है, 5 और उसके बाद -5 है। निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचानी गई बिंदु। अब जो ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा है। -5 -3, तो -3 इसमें कहाँ है? -3 ये वाला है, और -3 हम यहाँ क्यों माने? -3 यहाँ भी है। सबसे पहले x अक्ष में जाना है, तो -3 और -5 द्वारा पहचानी गई बिंदु कौन सी बिंदु है? -3 में आ रहा है और ये कौन सा बिंदु? E, और -5 में कौन सा बिंदु? तो बिंदु E पहचानी गई है। आगे क्वेश्चन, निर्देशांक 2 और 4 में कौन सी बिंदु को पहचानी गई है? निर्देशांक 2, ये मेरा 2 है क्योंकि x अक्ष में जाना है 2 सबसे पहले, और -4, ये -4 है, तो कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा G, ये G है। आगे हम लोग आते हैं D का भुज, और भुज जो होता है x अक्ष वाला होता है और कोटि जो होता है वो y अक्ष वाला होता है। भुज ऐसे हो गया, कोटि इस प्रकार से हो गया। तो D का भुज मेरा क्या है? तो D का अगला मार्कर का यूज, D का भुज, तो D का मेरा भुज क्या आ गया? 6। आगे क्वेश्चन है बिंदु H की कोटि, तो H की कोटि मेरा क्या हो जाएगा? H किधर है? H मेरा यहाँ है, और H की कोटि क्या आ जाएगा? -3। आगे हम लोग आते हैं बिंदु L का निर्देशांक, तो L का निर्देशांक मेरा क्या है बाबू लोग? तो L मेरा कहाँ है? तो L यहाँ पर है, और सबसे पहले x अक्ष वाला जाना है, तो x अक्ष में ये वाला आ जाएगा। तो सबसे पहले L का निर्देशांक एक हो गया 0, और y में जाएंगे तो मेरा आ जाएगा 5। तो L का निर्देशांक 0 और 5। आगे आता है बिंदु M का निर्देशांक। किसका आता है? M का निर्देशांक। तो बिंदु M का निर्देशांक जो है, M कहाँ है? तो M मेरा देखिए यहाँ पे है, और M का निर्देशांक में सबसे पहले x अक्ष वाला में आ जाएगा -3, और उसके बाद क्या आ जाएगा? -3, और M का
ये m है -3 और ये y में 0 है, तो y में 0 दे रहे हैं। इस प्रकार से जो था वह 3.2 मेरा जो है वह क्लियर। 3.3 जो बचा है वो ग्राफ के द्वारा बताया जाएगा, बताएंगे व्हाइट बोर्ड में ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा। बाकी बात जो है आज का क्लास यहीं तक। यदि इसको ये चीज अगर समझ में नहीं आई होगी तो इसे प्रयास डबल बार देखने का प्रयास कीजिए। ये बहुत हार्ड है, समझने पर बहुत कठिन भी है, बहुत आसान है, समझेंगे तब बहुत आसान, क्योंकि समझा हुआ चीज सारा कुछ हम लोग लिख लेते हैं, नहीं समझेंगे तो यही हार्ड हो जाएगा। क्योंकि जितना सारा कुछ है वो सारा जो है जो समझा हुआ बच्चा रहेगा वही सकेगा। तो सबसे पहले समझने के लिए क्या करें, कॉन्सेप्ट को देखिए, और ये कॉन्सेप्ट को देखिएगा तभी क्या हो पाएगा, समझ में आ पाएगा। तो ठीक है, फिर हम अगला पार्ट जो 3.3 जो बचा हुआ है उसको लेकर हम लोग आएंगे। तब तक जो है इससे अध्ययन कीजिए, बाकी बात फिर हम लोग अगला क्लास में मिलेंगे। तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।